तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके लिए आ चुका है यहाँ पे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान राजस्थान बोर्ड का A to Z ओरिजिनल पेपर। बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना, फिर वीडियो को दबा के शेयर कर देना। जी हाँ बच्चों, बस कुछ नहीं करना, बस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो। अब मैं शुरू करूँ सीधे प्रश्न उत्तर की बात करूँगा। यहाँ पे कक्षा 10वीं लिखा हुआ है, विषय सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पे आपके सामने कोड दिया गया है 2025-26 का है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। 70 पूर्णांक का पेपर है, बाकी चीज़ तो आपको पता ही होता है। यहाँ पे आते सीधे नोट्स, यहाँ पे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, मतलब पूरे प्रश्न आपको हल करने हैं। फिर यहाँ पे जिन प्रश्नों के अंतर्गत खंड और उत्तर है तो वहाँ पे साथ ही लिखे, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सही विकल्प बात करेंगे। यहाँ पे सही विकल्प बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूरा ये पेपर एंड तक देख लेंगे अपन और पूरे पेपर का आंसर अपन वीडियो पे देखेंगे लास्ट तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पहला प्रश्न, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर कब होगा? अक्टूबर 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम चालू किया गया था। कब? 2005 में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, ठीक है। अब जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है ना, उसको कौन मैनेज करता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा WHO, ठीक है। क्या होगा? WTO, ठीक है। WHO तो विश्व का क्या करता है, वो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य देखता है और WTO विश्व का व्यापार देखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा राव फुले हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है सरिस्का वन्यजीव पशु विहार पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का तो आपके राजस्थान पे ही है हमारे, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को व्यवस्थित कौन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी राइट है, तो यहाँ पे WTO होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 सारे आंसर मैंने क्लियर और A to Z कंफर्म कर दिए हैं बच्चों। फिर चलते अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 6 देखेंगे अपन लोग। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, जी हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 6 ये रहा प्रश्न नंबर 6। और निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? गैर पारंपरिक स्रोत की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके सामने क्या है? सौर ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है, पवन ऊर्जा भी पारंपरिक स्रोत है, परमाणु ऊर्जा भी है अपने पास। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस जो है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 7 देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का औद्योगिक विकास की रीढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे प्रश्न देख लीजिए, अयस्क, मैनी, अब्रक और तांबा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होना है लौह अयस्क, जी हाँ बच्चों, लौह अयस्क। तो फाइनली ये चीज़ हो गया। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने भारत की सबसे प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? जी हाँ बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए था, ठीक है। कब चलाई गई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ बीच चलाई थी? मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी 1853 में। फिर क्वेश्चन आता है 9, प्रश्न नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी आने वाला है। जी हाँ बच्चों, ये आने वाला है, ठीक है। अब JN टाटा ने भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? बहुत ईजी है, बहुत ही तक कहाँ गया था? जमशेदपुर में, और झारखंड के जमशेदपुर में किया हुआ था, ठीक है। ये चीज कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 11 से लेके प्रश्न नंबर 17, 18, 20 तक पूरे के पूरे खालिस्तान की बात करेंगे और यहीं पर खालिस्तान भी जानेंगे, ठीक है। आप पहले काम करो, चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने साथियों के साथ। और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि वीडियो यहाँ पे आते ही रहते हैं आपके ऐसे काम के लिए, ठीक है। अब तृतीयक क्षेत्र की सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या? सेवा क्षेत्र, ठीक है बच्चों। ये चीज़ कंप्लीट कर ली अपन लोग। फिर है प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है भारत खाली सन 500 से 1000 रुपये की नोटों को अन्य मान्य घोषित कर दिया था। तो 2016 में हुआ था, जो आपको, ठीक है, ये पता है। पुराने जो नोट 500 के थे और 1000 के तो उन्होंने बंद कर दिया था। अब फिर नए नोट आए थे 500 और 2000 के, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, है ना, कितने प्रतिशत भू होना चाहिए आपके राज्य में? तो 33% होना चाहिए। कितना परसेंट? 33%, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया। अब फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 14 है भू ग्राम दान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, भू ग्राम दान का आंदोलन विनोबा भावे ने किया। किसने किया था? विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे ने इसका किया हुआ था। प्रश्न नंबर 15 है सरकार द्वारा व्यापार के प्रतिबंधित को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण।
उपकरण कहलाती है। फिर प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 16 और 17, ठीक है। इन प्रश्नों के आंसर भी अपन लोग जानेंगे, यह चौक से आप क्या समझते हैं, और इन प्रश्नों के आंसर भी अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देखेंगे, क्योंकि इनके प्रश्न के आंसर कंप्यूटर स्क्रीन में ज़्यादा सही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चला फटाफट आप देख सकते हैं भाई 17 है, यहाँ पे फिर 18, 19, 20, 21 सारे प्रश्नों के आंसर अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। प्रश्न नंबर 16 पहले एक बार देख लेते हैं। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे प्रश्न नंबर देख लेते हैं। आप 17, 16 और 17 दोनों के आंसर आपको स्वयं ढूंढ लेने हैं, बाकी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18 और 19, ठीक है। इन प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर 18 है। अब प्रश्न नंबर 18 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं बच्चों, ठीक। ये रहा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे आपके सामने लिखा है श्रीलंका के दो समुदायों के गृह युद्ध क्या हुआ था, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे श्रीलंका के दो समुदाय का गृह युद्ध, पहला है श्रीलंका गृह युद्ध मुख्य रूप से बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच में हुआ था, ठीक है। तमिल ने अपने अधिकारों और अलग अलग राज्यों की मांग को लेकर संघर्ष किया था और परिणाम स्वरूप उनके संघर्ष से चला हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है जनमत संग्रह किसे कहते हैं, तो जनमत संग्रह की बात कर रहा है। तो जनमत संग्रह ये रहा जनमत संग्रह का आंसर। जी हाँ बच्चों, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया है जिसमें विशेष मुद्दे, कानून, संवैधानिक परिवर्तन, देश के सभी योग्य मतदाताओं सीधे तौर पर राय ली जाती है। सरकार की महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले लोगों की इच्छा जानने की उपयोग की जाती है। ये हो गया प्रश्न नंबर 19 का आंसर, ये प्रश्न नंबर 20 के आंसर, ठीक है बच्चों। अब चलते प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 भी अपन लोग इसी में देखते हैं। सॉरी, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है यहाँ पे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे वैश्वीकरण प्रक्रिया, जी हाँ बच्चों, वैश्वीकरण प्रक्रिया प्रश्न हो गया ये, और इनके सहायक तत्वों के कौन कौन से, इनके भी नाम आपको जान लेने हैं। तो यहाँ पे वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण वह प्रौद्योगिकी तीव्र विकास है, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, IT और सूचना संचार, ठीक है। फिर यहाँ इधर आएंगे अपन लोग, यहाँ पे व्यापार के निवेशक प्रतिबंधियों कमी, उदारीकरण की नीतियाँ, ठीक है। दूसरा है परिवहन की सुधार, जिसमें वस्तु की आवाजाही आसाम के तेज हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 21 बच्चों, प्रश्न नंबर 21 ऊपर देख सकते हैं आप लोग यहाँ। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें प्रश्न नंबर 21 का उदाहरण, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकने के लिए पहले सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, ठीक है। दूसरी क्या करें, समोच्च जुताई करते हैं। तीसरा वानिकी को वृक्ष लगाते हैं, ठीक है। ये 3 आपको उपाय लिखने हैं और 3 को 3 सारे नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, जैव विविधता मानव विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैव विविधता बात कर रहे हैं, जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखते हैं जैव विविधता मानव जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के सेवा का आधार है, जैसे खाद्य सुरक्षा, दवाइयाँ, ठीक है। विभिन्न आधार पर पौधे और जानवर भोजन का स्रोत हैं। दवाइयाँ, कई दवाइयाँ प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती हैं और ये कंप्लीट होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 तक यहाँ पे सारे आंसर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28 बाकी क्वेश्चनों के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ताकि आप वीडियो पहले शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगले वीडियो का इंतजार करो, ठीक है। हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज जरूर करिएगा और वीडियो शेयर अवश्य कीजिए, चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय। देख लेना जो आंसर रह गया था वहाँ पे देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 23 है, यहाँ पे आपके सामने है कि किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए, ठीक है। यहाँ पे किन्हीं 4 खरीफ फसल के नाम पूछा हुआ था कुछ बच्चों। तो खरीफ फसल मतलब धान, मक्का, कपास और बाजरा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था और ये आपके पूरे 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है जिला मार्ग क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, जिला मार्ग क्या है। जी हाँ बच्चों, जिला मार्ग क्या है, तो जिला मार्ग आपके बारे में यहाँ पे लिखना है। जिला मार्ग डिस्ट्रिक्ट रोड होकर सड़कें हैं जो जिला मुख्यालय और शहरी तहसीली केंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। ये सड़कें मुख्य राजमार्ग और राजमार्गों से जुड़ी होती हैं और जिलों के भीतर परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 24 का आंसर ये हो गया, आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 25 आपके सामने क्या कह रहा है, विश्व में पाए जाने वाली 3 प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं के बारे में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 के आंसर बच्चों देख सकते हैं, विश्व में पाए जाने वाली 3 प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं के बारे में, ठीक है। तो पहला देखें, विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख 3 प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी दलीय होती है वो अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर पहला, एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था 1 पार्टी सिस्टम जिसे बोलते हैं, पर केवल एक ही पार्टी को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, जैसे कि चीन में एक दलीय
योजना चलती है। ठीक है, अब द्विदलीय योजना है, यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रमुख पार्टियाँ होती हैं जिनके बीच सत्ता बदलती रहती है, और मुख्य संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, बाकी चीज़ें भी हैं। ठीक है, अब बहुदलीय पार्टी, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है, कई पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं और अक्सर गठबंधन सरकारें बनती है, उदाहरण भारत और जर्मनी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। प्रश्न नंबर 25 के आंसर आपको कंप्लीट मिल गया। अब प्रश्न नंबर 26 आपके सामने बच्चों पेपर देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दे दिया गया है तो 26 के आंसर। ठीक है, वर्नाक्यूलर एक्ट। अब यहाँ पे क्या है, वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस, ठीक है, ये 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट ने भारत स्थानीय भाषाओं पर प्रकाशित होने से समाचार पत्रों पर कड़ी स्पेरेंसी लगाने की अधिकार किया था। उन्होंने उसका उद्देश्य था ब्रिटिश नीतियों का आलोचना और करने वाले प्रेस को चुप कराना। ठीक है, मतलब जो पहले चल रहे थे प्रेस उनको बंद करा के एक नया प्रेस डाल के उन्होंने अपना काम करते थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट करना है तो इसका आंसर आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे उदारवादी और राजनीतिक विचारधारा स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित है। जो 19वीं सदी में यूरोप के, इसका मतलब था कि राष्ट्र, राज्य, व्यक्तिगत और स्वतंत्रता कानून से अपने अंदर सरकार को गारंटी देना होता। ठीक है, कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 27 तक के आंसर। जी हाँ बच्चों, अब बेल वीडियो को शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, फिर आगे आंसर मैं बता पाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आप 27 तक के सारे आंसर आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28। पर्यावरण, उद्योग पर्यावरण से कैसे प्रदूषित होता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या, प्रश्न नंबर 28। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ पे इसको हम पेज को रख देते हैं और ये रहा प्रश्न नंबर 28। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 का आंसर है आपके सामने, उद्योग पर्यावरण को कैसे दूषित करते हैं इसके बारे में देख लेंगे अपन लोग। ठीक है, अब इसको देखते हैं यहाँ पे। वायु प्रदूषण, अब वायु प्रदूषण से होता है, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। अब इन चारों का चारों आंसर है, इन चारों के आंसर को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब पहला देखना क्या, वायु प्रदूषण, कारखाने से निकली धुआं और हानिकारक गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूषित हवा आदि चीज़ें हैं। ठीक है, अब जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन बिना उपचार के सीढ़ी नदियों को झीलों में बहा दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे भूमि का प्रदूषण, ठोस कचरे, खतरनाक पदार्थों को अनुचित तरीकों से फेंकने पे मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता प्रभावित होती रहती है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण, मशीनों और भारी उपकरणों से उत्पन्न शोर की ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। यह प्रश्न नंबर 28 के पूरे आंसर। अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। यहाँ पे 29 नंबर है, समय की मांग की किस अपने जल संसाधनों को संरक्षण और प्रबंधन करने की समझाइए। ठीक है, यहाँ पे समय की मांग है। यहाँ पे समय की मांग का आंसर देख सकते हैं आप, जल की सीमित संसाधन और जनसंख्या वृद्धि के औद्योगिकरण को जलवायु परिवर्तन हेतु कई कारण कमियाँ होती जा रही हैं। अब इसके बाद इसलिए जल संसाधन जल संरक्षण प्रबंधन की मांग करने ताकि भावी पीढ़ियों के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, साथ ही परिस्थिति संतुलन बना रहे, साथ ही सूखे, जल संकट और जैसी समस्याओं को निपटा जा सके और कृषि और उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, ये चीज़ प्रश्न नंबर 29 का आंसर। अब प्रश्न नंबर 30 आपके सामने दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो ये आपने, मैंने पहले एक बार आंसर बता दिया था। तो ये वर्नाक्यूलर एक्ट आपके सामने दे दिया गया है, इसका ये चीज़ है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं फिर 31 नंबर। 31 नंबर आपके सामने है, 19वीं सदी में यूरोप के औद्योगिक मशीनों को बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिक को प्राथमिकता क्यों देते थे, तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये चीज़ आ जाते हैं अपन लोग यहाँ पे। ठीक है, 19वीं सदी पे बात करेंगे। 19वीं सदी पे यूरोप के उद्योगपतियों के द्वारा हाथ से काम करने वाले प्राथमिकता देते थे कि तकनीकी सीमाएं नहीं होती थी, मौसमी नहीं था और विशिष्ट डिजाइन भी और आसानी से उपलब्ध श्रमिक। ठीक है, ये चीज़ सारे प्रश्नों के आंसर हो गया प्रश्न नंबर 30 के आंसर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब प्रश्न नंबर 31 32 देखेंगे बाकी चीज़ें भी। अब प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 हो गया, 32 और 33 देखेंगे। 32 और 33 के आंसर भी देखेंगे। यहाँ पे है, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना में किन किन आधारों पर करती है। यहाँ पे केंद्र राज्य के संबंधों को लेख लिखिए। अब यहाँ पे आपके सामने है, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की देश की तुलना पर किन किन आधारों पर होती है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा विकास UNDP द्वारा प्रकाशित मानव रिपोर्ट की तुलना में पहला स्वस्थ जन्म से समय और सीमा प्रस्तावता की बात करता है। फिर स्कूली शिक्षा, स्कूल शिक्षा के दौरान औसत और स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति आय, तो सकल प्रति व्यक्ति आय, ये प्रति व्यक्ति क्रय है ना, इस चीज़ों पे ध्यान दी जाती है। प्रश्न नंबर 32, केंद्र सरकार राज्य द्वारा क्या लेख है। तो केंद्र राज्य द्वारा है एक संबंधों का एक लेख लिखिए। तो केंद्र राज्य यहाँ पे देख लो, विधि संबंध और शासकीय संबंध और वित्तीय संबंध,
ये चीज़ देख लेना, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 32-33 हो गया था, स्क्रीनशॉट कर लियोगे आपने आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझाइए। तो यहाँ पे प्रश्न भी आप देखेंगे फटाक से इधर, यहाँ पे है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के सबके बारे में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लिखना है, तो आपको आंसर मैं नेक्स्ट पेज भी दिखाऊंगा। ये आ गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा था? 34, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखोगे आप, पूरा पंचायती राज व्यवस्था के आंसर। स्क्रीनशॉट कर लेना, तैयार कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 है। प्रश्न नंबर 35, संगठित और संगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार उपस्थिति की तुलना करें। तो यहाँ पे है असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र दोनों के अंतर लिखना। तो ये पूरा अंतर यहाँ से और यहाँ भी अंतर देगा, स्क्रीनशॉट आप कर लो, ठीक है। कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये आता है अल्प बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी को समझाइए। ये रहा अल्प बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी के संबंध में अंतर लिखना है, ठीक है, समझाना। तो ये खुली बेरोजगारी मतलब क्या? जिन कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से काम की तलाश में हो लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा हो, खुली बेरोजगारी है, ठीक है। अब अल्प बेरोजगारी मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और उसको काम ना मिल रहा हो, तो अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब गांधी प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने गया है, गांधी जी द्वारा दलितों के अधिकार दिलाने हेतु क्या प्रयास किए। फिर है 38 है, नामक सत्याग्रह महात्मा गांधी विचारों को लिखिए। फिर है वाहन चालक चलाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये 30, 37, 38, 39 देखेंगे। तो यहाँ पे 37 था गांधी जी विचारों वाला, तो इसका आंसर अपन लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 37, ठीक। गांधी जी द्वारा दलितों को हरिजन ईश्वर की संतान कहा, इन्होंने क्या प्रयास किए? उन्हें छुआछूत से पाप बताया और उन्हें उन्मूलन को पर प्रचार किया, ठीक है। उन दलितों के साथ मंदिरों और सार्वजनिक स्थान पे वहाँ पे प्रवेश मिला, ठीक है। हरिजन नामक समाचार पत्र शुरू किए जिनमें ताकि विचारों को प्रसार हो सके, ठीक है। फिर उन्हें जोर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम के तब प्राप्त नहीं होगी तब तक वह छुआछूत खत्म नहीं हो सकती। फिर प्रश्न नंबर 38, सत्याग्रह महात्मा गांधी पे विचारों को लिखिए। तो यहाँ पे आपके सारे आंसर दे दिए गए, इनको स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो, ठीक है। कुछ आंसर बगाबाजी में भी रह गए हैं, तो यहाँ पे। अब 39 है, वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, सीमा गति ध्यान देना, सुरक्षा उपकरण भी ध्यान देना है, साथ में नशा ना करें, साथ में सावधानी भी बरतें, ठीक है। इतने नियमों का ध्यान देना है, तो आप तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लो। फिर प्रश्न नंबर आता है, स्वच्छता अभियान के बारे में लिखिए। खुली बेरोजगारी को प्रछन्न बेरोजगारी में अंतर, ये चीज़ है। और लैंगिक विभाजन, ये बाकी चीज़ों का आंसर बता देता हूँ मैं। तो यहाँ स्वच्छता अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है स्वच्छता अभियान, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 का आंसर पूरा यहाँ तक दे दिया गया है। फिर 41 का आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा ये है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, फटाफट तैयार कर लेना। लैंगिक विभाजन की 42 का आंसर ये पूरा दे दिया, 43 का आंसर भी पूरे दे दिए। फाइनली यहाँ पे मैंने पूरे आंसर आपको A to Z कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। अब बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को शेयर करना और अपना प्यार दिखाना और चैनल सब्सक्राइब करके चले जाना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।